नमस्कार, मैं कुमार सुधीर और आप मुझे देख रहे हो मेरे YouTube चैनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे। आज हम लोग स्टोरी ऑफ एटम के सेकंड क्लास को लेकर के आए हैं, जिसमें कि मैं आपको बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूंगा। इलेक्ट्रॉनिक मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट सेल, सब सेल एंड ऑर्बिटल इन एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज नॉन एज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इट मीन्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इट मीन्स अरेंजमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। सो यहाँ पे जॉन डाल्टन वाले मॉडल को कोई ज़रूरत नहीं था कि वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करे, क्योंकि उस समय इलेक्ट्रॉन था ही नहीं। दूसरा मॉडल जो हम लोगों ने थॉमसन मॉडल को स्टडी किया था, तो थॉमसन मॉडल में भी इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो डूपिंग किए हुए हैं। सो देयर इज नो अरेंजमेंट, नो फिक्स्ड अरेंजमेंट, ओनली वो डूपिंग किया हुआ है, तो उसका कोई हम अरेंजमेंट नहीं कैलकुलेट कर रहे हैं। तीसरे, जब हम रदरफोर्ड मॉडल की बात करते हैं तो यहाँ पर भी किसी ऑर्बिट के बारे में उसने नहीं बताया था। उन्होंने सिर्फ ये कहा था इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व्ड अराउंड द न्यूक्लियस इन क्लोज सर्कुलर ऑर्बिट, बट देयर इज नो एक्सप्लेनेशन हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन वन ऑर्बिट एंड कितने ऑर्बिट्स होंगे और किस ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, उसके बारे में रदरफोर्ड मॉडल कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देता है। तो इलेक्ट्रॉन्स के अरेंजमेंट को सबसे पहले नील्स बोहर ने एक्सप्लेन किया था कि हम एक इलेक्ट्रॉन का भी अरेंजमेंट कर सकते हैं, और उन्होंने उसके लिए अपना 2n² रूल दिया था। 2n² में उन्होंने सजेस्ट किया था कि एक ऑर्बिट यानी एक सेल वो कितना इलेक्ट्रॉन कंसिस्ट करेगा, तो उसके लिए उन्होंने 2n² रूल दिया था। 2n² रूल से हमको ये पता चलता है कि अगर नील्स बोहर के मॉडल में अगर कोई फर्स्ट ऑर्बिट अगर है, सपोज दिस वन इज फर्स्ट ऑर्बिट, देन देयर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये चीज हमको ध्यान में रखना है कि नील्स बोहर के मॉडल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन को एक्सप्लेन किया गया था। तो 2n², so 2 into the value of n for first orbit is 1 here, so this one is equal to 2. It means your नील्स बोहर का जो एटम होगा उसका जो पहला ऑर्बिट होगा। सिमिलरली सेकंड ऑर्बिट ऑफ नील्स बोहर, सेकंड ऑर्बिट कंसिस्ट 2 into 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 8 इलेक्ट्रॉन्स। थर्ड ऑर्बिट कंसिस्ट 2 into 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 18 इलेक्ट्रॉन। देयर फोर्थ ऑर्बिट कंसिस्ट 2 into 4 का स्क्वायर 32 इलेक्ट्रॉन्स एंड सो ऑन। तो इन्होंने बताया कि कुछ इस रूल से, यानी जो पहला ऑर्बिट होगा वो मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन कंसिस्ट करेगा, जो दूसरा ऑर्बिट होगा वो मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन कंसिस्ट कर सकता है, जो तीसरा ऑर्बिट होगा वो मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन कंसिस्ट कर सकते हैं, और जो हमारा चौथा ऑर्बिट होगा वो मैक्सिमम 32 इलेक्ट्रॉन कंसिस्ट करेगा। सिमिलरली हम बता सकते हैं कि अगर हमारा कोई फिफ्थ ऑर्बिट अगर है तो वो हमारा 2 into 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 50 इलेक्ट्रॉन, यानी वो 50 इलेक्ट्रॉन कंसिस्ट करेगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अगर कोई भी एटम हो और अगर उसका कोई लास्ट ऑर्बिट है, तो लास्ट ऑर्बिट कभी भी 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा कंसिस्ट नहीं कर सकता है। सिमिलरली सेकंड लास्ट ऑर्बिट विल कंसिस्ट मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन, एंड उन्होंने इस तरह से कुछ एक एलिमेंट, जो उस समय के जो भी एलिमेंट्स रहे थे उनका उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया था ऑर्बिट वाइज। उसके बाद हम लोगों ने देखा था पिछले स्टोरी ऑफ एटम में कि यहाँ तक के जो भी मॉडल है वो पार्टिकल मॉडल है, और उसके बाद के जो मॉडल्स आते हैं वो वेव मॉडल आते हैं। और आज जो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं वो बेसिकली श्रोडिंगर के वेव इक्वेशन के मैथमेटिकल सॉल्यूशन के आधार पे हम लोग यहाँ पर 3 ही क्वांटम नंबर्स श्रोडिंगर के वेव इक्वेशन को सॉल्व करके लाया गया था, और ये क्वांटम नंबर्स थे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। द फोर्थ वन इज स्पिन क्वांटम नंबर, जो कि अलग है। वो चौथा जो क्वांटम नंबर है स्पिन क्वांटम नंबर, वो इसको सॉल्व करके नहीं लाया गया था। इसको सॉल्व करके हम लोगों ने 3 क्वांटम नंबर को स्टडी किया था, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि अगर मान लीजिए ये बेसिकली आपके एड्रेस को मतलब बतलाता है। जैसे अगर मैं अपने एड्रेस की बात करूं तो मैं इंडिया में रहता हूं, तो इंडिया में कहाँ पे रहता हूं, तो मैं एक पर्टिकुलर किसी स्टेट में रहता हूं, उस स्टेट के किसी एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में रहता हूं, उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के किसी न किसी पर्टिकुलर एक विलेज या फिर एक कोई नगर पालिका होगी, वहाँ पे मैं रहता हूँ। तो जिस तरह से एक आदमी का लोकेशन और एक आदमी का जिस तरह से हम एड्रेस बताते हैं, तो वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स के पोजीशन का एड्रेस बताने के लिए अलग अलग चारों क्वांटम नंबर यूज किए गए, जिसमें पहला है हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बेसिकली एक्सप्लेन अबाउट साइज ऑफ ऑर्बिट एंड आल्सो एनर्जी ऑफ ऑर्बिट। Principal quantum number, which is represented by n
and their value is 1 2 3 4 5 6 7 and up to infinity। तो ये इन्फिनिटी तक, और ये इस चीज को हम लोगों ने कहा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो कि श्रोडिंगर के वेव इक्वेशन को सॉल्व करके लाया गया था। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को आप कह सकते हो कि सर ये सेल को रिप्रेजेंट करता है, तो यस ये सेल को रिप्रेजेंट करता है। ये मूल रूप से साइज को बताता है कि वो ऑर्बिट न्यूक्लियस से कितनी दूर है वो, क्योंकि न्यूक्लियस से जब हम आते हैं तो फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, कुछ ये कल्पना है। तो यहाँ पर भी जब वेव इक्वेशन को भी हम लोग सॉल्व करते हैं तो n जो है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट करता है, और ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बेसिकली सेल को एक्सप्लेन करते हैं कि उसका साइज क्या होगा और उसकी एनर्जी कितनी होगी। यहाँ पर ये जो 1 2 3 4 है, इधर आप इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में आप जा रहे हो, यानी फर्स्ट वाले से सेकंड सेल की एनर्जी ज़्यादा होगी, सेकंड से थर्ड सेल की एनर्जी ज़्यादा होगी, उससे फोर्थ सेल की ज़्यादा होगी एंड सो ऑन। सेकंड क्वांटम नंबर जिसको कि हम एजिमुथल क्वांटम नंबर बोलते हैं, इसको हम लोग L से रिप्रेजेंट करते हैं, और L के जो वैल्यूज होते हैं वो 0 से चलते हैं। 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। यहाँ पे 0 को जो एक्सप्लेन करता है वो हमारा s ऑर्बिटल है। ये एजिमुथल क्वांटम नंबर बेसिकली शेप को एक्सप्लेन करता है कि उस ऑर्बिटल का शेप कैसा होगा। जैसा कि हमने कहा कि हमारे पास s p d और f, अभी हम लोग इस चार को यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, वैसे ही आगे g h i हाइपोथेटिकली हम लोग इसको जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे हम लोग सिर्फ s p d और f के बारे में बात करेंगे। जहाँ पर s के अगर हम शेप की बात करते हैं तो वो स्फेरिकल शेप का होता है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि s में इलेक्ट्रॉन साइक्लिक, वो साइकिल पे घूम रहा नहीं। एक्चुअली जो श्रोडिंगर का वेव इक्वेशन है ये फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी को एक्सप्लेन करता है, यानी इलेक्ट्रॉन्स के मिलने की प्रोबेबिलिटी इस रीजन में ज़्यादा होगी, इस सर्कुलर रीजन में ज़्यादा होगी, और इसको हमने s ऑर्बिटल नाम दिया। जब हम p की बात करते हैं, p सबसेल, तो यहाँ पर इसका डम्बल शेप होता है। इसका ये मतलब नहीं है कि इलेक्ट्रॉन ऐसे रिवॉल्व करे, नहीं। यहाँ पर फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी को हम एक्सप्लेन करते हैं कि हमारे इलेक्ट्रॉन के मिलने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो इस पोजीशन पे मैक्सिमम होगी, और यहाँ पर भी इस पोजीशन पे मैक्सिमम होगी। हम जैसे जैसे अंदर की ओर जाएंगे प्रोबेबिलिटी कम होती चली जाएगी, और इस पॉइंट पर आने पर हमको सबसे लेस प्रोबेबिलिटी मिलता है। यानी p का जो हमारा शेप होगा वो डम्बल शेप का होता है। d सबसेल का जो शेप है वो डबल डम्बल होता है, यानी एक डम्बल ऊपर से और एक डम्बल इधर से। f वाले में टोटल 8 लूप्स होते हैं, यानी ये कॉम्प्लिकेट होता है, यानी कॉम्प्लिकेट डम्बल होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि इलेक्ट्रॉन्स इस पाथ को फॉलो करते हैं। एक्चुअली ये फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी को एक्सप्लेन करते हैं कि हाँ इलेक्ट्रॉन वहाँ पे ब्लिंक कर रहा है या फिर हमको मिल रहा है, उसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। अगर हम बात करें कि इस पोजीशन पे, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए जो सबसे फेमस रूल आता है वो है अफबाउ प्रिंसिपल। अफबाउ प्रिंसिपल एक जर्मन फ्रेज है, ये किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं है, इसको हमको ध्यान में रखना है। अफबाउ प्रिंसिपल का मतलब, अफबाउ का मतलब ये जर्मन फ्रेज होता है, और जर्मन फ्रेज इसका मतलब होता है क्रम के अनुसार। अर्थात हम कहते हैं ना कोई भी चीज़ एक लिमिट नीचे से ऊपर की ओर जाता है। वाटर फिलिंग मॉडल हम इसको बता सकते हैं। वाटर फिलिंग मॉडल का मतलब क्या हुआ, जैसे अगर आप कहीं पे पानी भरते हो तो पानी जो है वो पहले नीचे वाले लेवल पे जाता है, फिर ऊपर, और इस तरह से ये पानी निकलता है। तो इलेक्ट्रॉन्स भी जो फिलिंग किए जाते हैं वो सबसे पहले लेस एनर्जी वाले ऑर्बिट में किए जाते हैं, उसके बाद हायर एनर्जी वाले ऑर्बिट्स में जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो अब है कि हम हायर और लोअर इनको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले मैं इसको थोड़ा सा एस को दिखा दूँ। एस एक बॉक्स आपको यूज करना है। पी में 3 टोटल होंगे। इनके वैल्यूज जो एल के वैल्यूज हैं, इनके पॉजिटिव और निगेटिव विथ 0 वैल्यूज के साथ इनके अलग अलग वैल्यूज होते हैं, और उसी को हम बोलते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जो तीसरा क्वांटम नंबर है आपका। जैसे ये s तो 0 है तो इसका वैल्यू 0 हुआ, बट अगर इसकी बात करें कि ये 1 है तो 1 है तो प्लस l 0 माइनस l, सो दिस वन इज +1, दिस वन इज 0 एंड दिस वन इज माइनस। इसमें px, दिस वन py और दिस वन pz। नाउ नेक्स्ट वन फॉर d। तो d में अगर हम आते हैं तो टोटल हमको मिलता है 5 बॉक्स, 1 2 3 4 एंड 5। सो d का वैल्यू हमारे पास है 2, यानी +2 +1 0 -1 -2। तो ये इनके अलग अलग वैल्यूज हुए। इसमें हमारा f की अगर हम बात करें तो इसमें टोटल 7 ऑर्बिट्स,
आएंगे टोटल ऑर्बिटल्स होंगे 7 ऑर्बिटल्स होंगे 1 2 3 4 5 6 एंड 7 एंड देयर वैल्यूज फ्रॉम +3 to -3 including 0. So +3 +2 +1 0 -1 -2 एंड -3. अब है कि आखिर हम किस सेल या ऑर्बिट को समझेंगे कि हाँ इसका वैल्यू लिस्ट है. उसके लिए हम लोग n+l वैल्यूज को इंक्लूड करते हैं. यानी n+l वैल्यू जिसका कम होगा हम वैसे सेल को लेस एनर्जी वाला. बाउ के प्रिंसिपल में जैसा कि हमारा अगर फर्स्ट ऑर्बिट यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की अगर हम बात करें तो फर्स्ट अगर होगा तो इसमें सिर्फ एक ऑर्बिटल होगा दैट इज s. अगर हमारा सेकंड ऑर्बिट है तो इसमें 2 ऑर्बिटल्स पॉसिबल होंगे s एंड p. अगर ये थर्ड होगा तो s होगा p होगा एंड d होगा. अगर ये फोर्थ है तो s होगा p होगा d भी होगा एंड f भी होगा. अगर ये फिफ्थ है तो s होगा P होगा D होगा F होगा. हाइपोथेटिकली हम Z यहाँ पे यूज कर सकते हैं लेकिन प्रैक्टिकल इसका कहीं कोई प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन नहीं है. सिक्स्थ अगर ऑर्बिट की हम बात करें तो इसमें S P D एंड F अगेन लाइक 7 4 ऑल्सो S P D F. जैसा कि हमने पहले ही कहा कि अफबाउ प्रिंसिपल ये किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं था, ये एक जर्मन फ्रेज था. इसमें बताया जाता था कि एक क्रम के अनुसार, तो क्रम के अनुसार जो कटिंग, जैसा कि हम लोग यहाँ पे कटिंग कर देते हैं. चलो ये देखो, यानी पहला जो इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम का जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन होगा दैट शुड बी इन दिस s एंड द सेकंड इलेक्ट्रॉन शुड बी इन दिस. सो थर्ड वन इज मस्ट बी इन p एंड देन इन s. p ऑफ सेकंड एंड देन s ऑफ थर्ड. अगेन कट इट लाइक दिस. सो इलेक्ट्रॉन एंटर्स फर्स्ट इन p ऑफ थर्ड ऑर्बिट and then s of fourth orbit. Again cut it. So next electron must be fill in d of third orbit, then p of fourth orbit, then s of fifth orbit. Similarly, तो आप इसको कटिंग करोगे यानी एरो जिसमें पहले एंट्री करेगा आपका काम है इलेक्ट्रॉन को सबसे पहले वहां पे फिल करना. तो यहाँ पे हम लोग सभी को यहाँ पे ऐसा कुछ कर देते हैं जिसमें कि एरो पहले जिसमें एंट्री करेगा हम लोग सबसे पहले उसमें इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे. और मैं यहाँ एग्जांपल के रूप पे एक एलिमेंट यूज कर रहा हूँ आयरन 26 को. आयरन 26 की अगर हम बात करें इट मींस कि इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 26 होंगे और इसमें प्रोटॉन भी 26 होंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमको सिर्फ इलेक्ट्रॉन का करना है. इससे ऐसे पता चल गया कि इसका जो भी एटॉमिक नंबर है 26, यानी इसमें होंगे 26 इलेक्ट्रॉन एंड 26 प्रोटॉन. तो अब हमको इलेक्ट्रॉन को अरेंज करना है. तो जब हमारा पहला एरो जो एंट्री कर रहा है वो कहाँ पे कर रहा है, तो वो s में कर रहा है. तो 1 के s में, नाउ 1 के s में हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स 2. एक चीज हम लोगों को ध्यान में रखना है कि s की जो मैक्सिमम कैपेसिटी होगी वो 2 इलेक्ट्रॉन की होगी, p की मैक्सिमम कैपेसिटी 6 इलेक्ट्रॉन्स की होगी, d की मैक्सिमम कैपेसिटी 10 इलेक्ट्रॉन्स की होगी और f की मैक्सिमम कैपेसिटी 14 इलेक्ट्रॉन्स की होगी. ध्यान रहे ये मैक्सिमम कैपेसिटी है उसकी, इसलिए क्योंकि s में एक ही बॉक्स है हमारे पास, तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, एक अप स्पिन एंड अनदर वन इज डाउन स्पिन. इसी को आप बोलते हो स्पिन क्वांटम नंबर. यानी एक मैग्नेटिक क्वांटम के अंदर सिर्फ 2 स्पिन पॉसिबल होंगे, वन इज अप स्पिन अनदर वन इज डाउन स्पिन. ये दोनों ही अप स्पिन एंड डाउन स्पिन एक दूसरे के मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को कैंसिल कर देते हैं, क्योंकि हमको पता है कि अगर एक कोई चार्ज पार्टिकल और वो अगर एक्सेलरेट अगर हो रहा है तो वैसे केस में वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा. लेकिन यहाँ पे एटम के केस में सारे एटम तो मैग्नेटिक बिहेवियर को नहीं शो करते हैं. तो यहाँ पे कारण क्या होता है कि दोनों ही इलेक्ट्रॉन्स जो कि एक मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के अंदर हैं उन दोनों के स्पिन एक दूसरे के अपोजिट होते हैं. तो जैसे ही अपोजिट स्पिन होगा तो दोनों के मैग्नेटिक प्रॉपर्टी एक दूसरे के अपोजिट होंगे और वैसे केस में वो दोनों इलेक्ट्रॉन्स आपस में ही एक दूसरे का मैग्नेटिक वैल्यूज कैंसिल आउट करते हैं. तो 1s2 here 1 for principal quantum number, s for azimuthal quantum number and 2 represent number of electrons. तो ये वाले एरो का काम हो गया. अब हम दूसरे एरो की अगर बात करते हैं तो दूसरा वाला एरो भी हमारा s में एंट्री कर रहा है, वो सेकंड के s में है. इट मींस 2s2. उसके बाद हम बात करते हैं तीसरे एरो की जो एंट्री कर रहा है p में. वो किसका p है, 2 का p है. सो नेक्स्ट वन मस्ट बी 2p, द मैक्सिमम कैपेसिटी 6, सो 2p6. अब p के बाद फिर वही एरो एंट्री कर रहा है s में, 3 के s में. तो अगला हो जाएगा आपका 3s2. अब फिर ये एरो आ रहा है यहाँ पे p में एंट्री कर रहा है, वो 3 का p है, तो 3p6
अगेन इंटर कर रहा है 4 के S में, तो 4s2। अब ये एरो का काम कंप्लीट हो गया। अब आप इस एरो का काम कर रहे हो, तो इस एरो में आते हैं तो हमको मिलता है 3 का D, तो 3 का D में 10 इलेक्ट्रॉन। रुक जाइए, 3 के D में 10 इलेक्ट्रॉन, बोला ये सर मैक्सिमम कैपेसिटी है, बट भाई आप ये सोच लो कि क्या आपके आयरन के पास उतना इलेक्ट्रॉन है कि D में आप 10 डाल दोगे? तो नहीं। आप यहाँ काउंट करो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमने यूज कितना किया, तो 2, 2, 4, 6, 10, 2, 12, 6, 18, 2, 20, तो बचा हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हमारे पास टोटल है 26 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे ये मैक्सिमम कैपेसिटी है, इसका मतलब ये नहीं कि वो 10 कंसिस्ट करेगा, तो वो क्या करेगा, वो अब 6 इलेक्ट्रॉन कंसिस्ट करेगा आपका डी जो होगा वो 6 इलेक्ट्रॉन कंसिस्ट करेगा। तो यहाँ पर कुछ ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा हमारा आयरन का। अब रही बात कि सर इसको नील्स बोहर के अगर मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के जैसा हम सिर्फ अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के अलॉन्ग विद अगर लिखते हैं, जैसा कि क्लास 10 में हमको जरूरत पड़ता है, तो जी हाँ, पहले हम ये काम कर लेंगे, उसके बाद इसी से कन्वर्ट कर लेंगे। कैसे करेंगे, तो देखो फर्स्ट ऑर्बिट कहाँ कहाँ है पूरे में, सिर्फ यहाँ पे है, और ये कितना इलेक्ट्रॉन कंसिस्ट कर रहा है, 2, यानी आयरन 26 के लिए हमारे पास फर्स्ट ऑर्बिट कंसिस्ट कर रहा है 2 इलेक्ट्रॉन। जब हम सेकंड ऑर्बिट की बात कर रहे हैं, तो सेकंड ऑर्बिट कहाँ कहाँ है, तो यहाँ पे है, यहाँ पे है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो रहे हैं, 8, यानी सेकंड ऑर्बिट 8 इलेक्ट्रॉन। अब थर्ड ऑर्बिट कहाँ कहाँ है, तो यहाँ है, यहाँ है, यहाँ भी है, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो 6 and 6, 12 and 2, 14, so 14 electrons are here, and their fourth orbit is this one, so this one consists 2 electron। तो अगर नील्स बोहर के ऑर्बिट वाइज अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम करते हैं, तो हम इसी से यहाँ पे कन्वर्ट होके आ जाएंगे, और इसी का शायद हम लोग यूज क्लास 10 में करते हैं। ज़्यादातर क्लास 10 में नील्स बोहर के ही मॉडल तक चूंकि 9 क्लास में पढ़ाया गया है, तो 10 में हम लोग जो भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, या 9 क्लास में जो भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, तो वो सभी ये वाला करेंगे। और जो हम 11 में जाने के बाद जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, तो सब सेल वाइज करते हैं, और वो ये वाला होता है। इसमें भी कई रूल्स आएंगे, जिसमें से कि एक हमारा है हुंड रूल। हुंड रूल बताता है कि अगर आप S की अगर हम बात कर रहे हैं, जैसा कि अभी हमने आपको जस्ट बोला था कि S तो एक बॉक्स होगा, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन अप स्पिन का होगा, दूसरा डाउन स्पिन का होगा। अगर हम P की बात करें, तो P में हमारे टोटल 3 बॉक्सेस हैं, तो इनमें जो इलेक्ट्रॉन फिलिंग होंगी वो पहले सिंगल इलेक्ट्रॉन फिलिंग सभी ऑर्बिटल्स में होंगे, लाइक दिस, एंड देन हम अगला इलेक्ट्रॉन यहाँ से डालेंगे ऐसे करके, यानी अगर 3 ही इलेक्ट्रॉन है तो सिर्फ 3 दिखाऊंगा, अगर मेरे पास 5 इलेक्ट्रॉन्स अगर हैं तो मैं वहां पे 5 ऐसा दिखाऊंगा, यानी एक तरफ से हमको फिलअप करना है इलेक्ट्रॉन्स को। सिमिलरली हम डी के लिए भी ऐसा ही कुछ काम करते हैं, और ऐसा ही कुछ एफ के लिए करते हैं, और इन्हीं स्पिन को हम, एक अप स्पिन होता है और दूसरा डाउन स्पिन। तो हमारे पास टोटल 4 क्वांटम नंबर्स हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजिमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर। और ये सारे के सारे क्वांटम नंबर बेसिकली एक इलेक्ट्रॉन के लोकेशन के एड्रेस को बतलाता है, कि वो जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पे, तो जो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है जिसको मैंने राउंड शेप में किया है, ठीक है, तो ये हमारा P का है, चलो मान लेते हैं 2P है, तो वैसे केस में इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है 2P, एजिमुथल क्वांटम को एक्सप्लेन कर रहा है, और इस इलेक्ट्रॉन का जो पोजीशन है ये Px है, ये वाला हमारा Py है, और ये हमारा Pz है। तो ये Pz के सेकंड स्पिन के फॉर्म में है, यानी एक इलेक्ट्रॉन के एड्रेस को एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग क्वांटम नंबर का इस्तेमाल करते हैं। अगले वीडियोस में मैं फिर कुछ अलग टॉपिक्स के साथ आऊँगा। मैं अगला वीडियो हो सकता है मैं एसिड के ऊपर लेकर के आऊँ। अभी हम लोग एक बहुत बड़ी समस्या, जैसा सब लोग आप जानते हो कि कोरोना महामारी से पूरा विश्व अभी परेशान है। पूरा विश्व के पूरा का पूरा सारा काम, जो भी हम वर्क एक्टिविटीज़ करते थे, वो कहीं ना कहीं बंद हो चुका है। इस महामारी के दौर में हम लोगों को मिलकर प्रयास करना है कि हम जितना हो सके हम अपने घर पे रहें। हम घर पे रहेंगे तभी सुरक्षित रहेंगे।